हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद शमशाद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्यार आईसीआई एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब परिवार में। हमने स्टार्ट किया था ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। इसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये दो टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके सभी टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है कि इसमें होगा क्या। जनरल याद रखना है कि इसमें दो ऑपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म, याद रखना है बच्चों, दो ऑपोजिट सेक्स वाले ऑर्गेनिज्म गैमेटिक फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन के थ्रू न्यू यंग वंस का निर्माण करेगा। याद रखना है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि टू ऑर्गेनिज्म, याद रखना है, टू ऑर्गेनिज्म of opposite sex, two organism of opposite sex produces new young ones, by gametic fusion। इसमें गैमेटिक फ्यूजन के थ्रू न्यू यंग वंस का निर्माण होता है। इधर ध्यान दो, हम लोग क्या लिखे हैं, टू ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमेशा दो ऑर्गेनिज्म हो। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी जो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है, जैसे हो गए अर्थवर्म, वो सब मतलब दो ऑपोजिट सेक्स बोले हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑपोजिट सेक्स, दो ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए, एक मेल सेक्स एक फीमेल सेक्स, प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस बाय गैमेटिक फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन। जहां पर भी फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम लोग कहेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में याद रखना है कि एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज स्लो, इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करने पर हम लोग को ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये याद रखना है, ये स्लो होगा, कॉम्प्लेक्स होगा और एलेबोरेट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, इट इज complex, elaborate and slow process। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो वहां देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये वेरी सिंपल एंड फास्ट होता है, क्विक होता है, लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है, इलेबोरेट है एंड स्लो प्रोसेस है। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं oozoid। याद रखना है, द यंग वंस और प्रोडक्ट formed by sexual reproduction, the product formed by sexual reproduction is known as oozoid। हम लोग देखते हैं, दूसरी बात ये भी याद रखना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो हायर ऑर्गेनिज्म हो या लोअर ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पैटर्न की बात करता है तो वो
मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर हो, एनाटॉमिकली डिसिमिलर हो, लेकिन वो यदि पैटर्न की बात करेगा तो वो सेम टाइप के पैटर्न शो करते हैं। याद रखना है बच्चों, संरचना में अलग होने के बाद भी, कार्य में अलग होने के बाद भी वो जो जीव है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न सेम दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव हैं, इनके लाइफ साइकिल को थोड़ा देखते हैं कि इनके लाइफ साइकिल में कौन कौन फेज आता है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ते हैं फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसके लाइफ साइकिल में याद रखना है, लाइफ साइकिल को हम लोग 3 फेज में बांटे हैं। लाइफ साइकिल को 3 फेज में बांटा गया है। ये जो 3 फेज है, 3 फेज है, कौन कौन फेज है 3? तो याद रखेंगे, एक होता है वेजिटेटिव फेज, या इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकेंड है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड है सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज याद रखेंगे। ये जो जुवेनाइल फेज है ये ग्रोथ फेज है। ग्रोथ फेज जब पार करेगा, क्रॉस करेगा, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। इसी फेज में याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज में ही ऑर्गेनिज्म के पास कैपेसिटी होता है, ये रिप्रोडक्शन करेगा, न्यू यंग वंश का निर्माण करेगा। सेनेसेंट फेज ऐसा फेज है जो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आएगा, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ये मतलब बूढ़ावस्था, वृद्धावस्था। जुवेनाइल फेज इन प्लांट्स नोन एज वेजिटेटिव फेज। याद रखना है बच्चों कि प्लांट में जुवेनाइल फेज को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। याद रखना ये ग्रोथ फेज है, ये रिप्रोडक्शन का फेज है, और ये मतलब ये ऐसा फेज है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मतलब ये ओल्ड एज है, ये ओल्ड एज वाला फेज है। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है, हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अभी किस फेज में है? तो हम लोग मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि एक ह्यूमन बींग्स को देखते हैं। तो बच्चा एक मान ले अभी जन्म हुआ है, तो जन्म के बाद वो अभी बाल्यावस्था में है, तो बाल्यावस्था में हम लोग समझेंगे वो किस फेज में होगा? जुवेनाइल फेज में, वेजिटेटिव फेज में है। वो एज बढ़ा एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद उसके बॉडी में कुछ चेंजेज आएंगे, और जब बॉडी में चेंजेज आने लगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेक्स हार्मोन, तो वो चेंजेज आएगा। तो चेंजेज आना इंडिकेट करता है कि वो जो जीव है वो रिप्रोडक्टिव फेज की ओर मूव कर रहा है, कुछ चेंजेज आएंगे। इस चेंजेज के बाद एक ऐसा फेज आएगा जिसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा, ओल्ड एज आने लगेगा, तो उसको बोलेंगे सेनेसेंट फेज है। तो हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में जो एनिमल होते हैं, एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेज होते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब कि ये चेंजेज जो है ये एनिमल में कैसा चेंज होता है और प्लांट में कैसा चेंज होता है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो अभी ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अभी रिप्रोडक्टिव फेज में है? तो रिप्रोडक्टिव फेज देखने के लिए याद रखेंगे, यदि प्लांट होगा तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव फेज में उसमें फ्लावरिंग सेशन होंगे। यदि फ्लावरिंग आने लगे तो समझेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में है। यदि यही एनिमल की बात करें तो एनिमल में कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा। ये याद रखना है कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज का इंडिकेटर है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग का होना रिप्रोडक्टिव फेज को बताता है। यदि फ्लावरिंग के बेसिस पे देखें तब प्लांट 2 टाइप के होते हैं, एक है पॉलीकार्पिक प्लांट, एक है मोनोकार्पिक प्लांट। याद रखना है बच्चों कि ये पोली है, पोली का मतलब होता है मैनी। कार्पोस वर्ड यूज करते हैं हम लोग फ्रूट के लिए, मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसमें फ्रूट मैनी टाइम से बनेगा, कई बार फूल लगेंगे फल बनेगा, फूल लगेंगे फल बनेगा। लेकिन मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब है सिंगल, इसमें फ्रूट एक बार, फ्लावर भी एक बार। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है ना मोनोकार्पिक प्लांट हम लोग बोलते हैं ये ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग एक बार हो। फ्लावरिंग अकर्स once in
वंस इन देयर लाइफ, वंस इन देयर लाइफ। मतलब इसमें क्या होगा, जो मोनोकार्पिक प्लांट है ये अभी बर्थ हुआ, इसका मतलब बर्थ के बाद ये जाएगा वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेटिव फेज के बाद इसमें आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव के बाद फ्रूट बनेगा और डेथ होगा। मतलब इसमें बर्थ हुआ, वेजिटेटिव फेज आया, रिप्रोडक्टिव फेज आया, सेनेसेंट फेज आएगा और सेनेसेंट फेज के बाद डेथ हो गया। सेनेसेंट फेज और सेनेसेंट फेज के बाद इसमें डेथ हो गया। यदि कहीं पर ऐसा पैटर्न फॉलो करता है कि जन्म ले, वेजिटेटिव फेज आए, रिप्रोडक्टिव फेज आए, सेनेसेंट फेज आए, डेथ हो जाए एक ही सीजन में, मतलब ये जो प्लांट है ये टोटल फेज कंप्लीट कर ले तो उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकार्पिक प्लांट है, या पूरे लाइफ में कंप्लीट कर ले, एक ही बार फ्लावरिंग हो, रिप्रोडक्टिव फेज आए तो बोलेंगे मोनोकार्पिक है। यहीं पर पॉलीकार्पिक इसको बोलेंगे तो जिसमें फ्लावरिंग मेनी टाइम्स हो, फ्लावरिंग अकर्स मेनी टाइम। यदि एग्जाम्पल की बात करें कि कौन प्लांट ऐसा है जो मोनोकार्पिक है और कौन प्लांट पॉलीकार्पिक है, तो मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल याद रखना है कि जितने भी पीरिनियल प्लांट्स है सब के सब है, सॉरी, जितने भी एनुअल प्लांट है, जितने भी एनुअल प्लांट है सब के सब है मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल में यदि हम लोग एनुअल की बात करें तो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ये सब के सब है एनुअल प्लांट। जो बाईएनियल प्लांट है, जो अपना लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट करते हैं, जो बाईएनियल प्लांट है वो भी क्या है, मोनोकार्पिक। लेकिन एनसीईआरटी लिखा है कि सम पेरेनियल प्लांट्स भी होते हैं पॉलीकार्पिक। एक्चुअली में पेरेनियल प्लांट होना चाहिए था पॉलीकार्पिक, पेरेनियल प्लांट्स है पॉलीकार्पिक का एग्जांपल, लेकिन याद रखना है कि एक्सेप्शनली कुछ पेरेनियल प्लांट्स हैं जो मोनोकार्पिक एग्जांपल है, एक्सेप्शनली कुछ पेरेनियल प्लांट्स मोनोकार्पिक है, जैसे में बम्बू। और सेकंड एग्जांपल याद रखना है नीला कुरेंजी। ये जो बम्बू ट्री है, बम्बू ट्री के बारे में याद रखेंगे आप लोग। ये जो बम्बू है, बम्बू में फ्लावरिंग होता है, मोनोकार्पिक है, पूरे जीवन में एक बार होगा। बम्बू है पेरेनियल प्लांट्स, इसका लाइफ साइकिल बहुत साल का है, लेकिन याद रखना इसमें फ्लावरिंग होगा ये लगभग 50 से 100 साल पर। फ्लावरिंग अकर्स एट 50 to 100 ईयर। वहीं पर नीला कुरेंजी के बारे में याद रखना है, ये जो नीला कुरेंजी है, नीला कुरेंजी में फ्लावरिंग होगा एवरी 12 ईयर पर। मतलब इसमें फ्लावरिंग 12 साल पर होती है। अब बात समझो, 12 साल पर होती है तो कोई बच्चा पूछ देता है कि फ्लावरिंग 12 साल पर होता है तो कौन साल हुआ होगा बताइए, कब होता है, किस महीना में होता है, कहाँ होता है। तो हम लोग याद रखेंगे एक इंपॉर्टेंट डाटा नीला कुरेंजी के बारे में, कि जो नीला कुरेंजी है, नीला कुरेंजी का साइंटिफिक नेम है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। चलो नाम थोड़ा अजीब है, इसको एक लड़की का नाम है कुंती, हम कुंती को कहते हैं कि कुंती स्ट्रॉबेरी लाना, तो आप लोग याद रखेंगे एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। उल्टा, आजकल बच्चे तो उल्टे भी हैं, आप लोग को भी थोड़ा कभी कभी उल्टा हो जाना है। चलो हम लोग देखते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका नाम है वो एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये जो प्लांट है, ये प्लांट हम लोग अभी जस्ट देखे हैं कि 12 साल में इसमें एक बार फ्लावरिंग होगा। 12 साल में होगा तो कब हुआ है, तो एनसीईआरटी लिखा है 2006 में हुआ था, 2018 में भी हुआ होगा, अब 2030 में भी होगा। नेक्स्ट पीरियड है बारे, इसका फ्लावरिंग सेशन आएगा 2030 में। तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ें, 2000 डॉक्टर वगैरह बनो या कुछ अच्छा करो, और 2030 में बुक कर लो। कहाँ का बुक करोगे टिकट, तो ये मिलेगा आप लोग को केरला में, ये मिलेगा कर्नाटका में, और ये मिलेगा तमिलनाडु में। इन तीनों में से कहीं पर भी टिकट ले लो। और मस्त देखो, इसमें होता क्या है कि जो
ये जो केरला हो गए, जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरिया के वैली में एक मतलब नीला कुरंजी का मास फ्लावरिंग होगा। और इसका देखो नाम में लगा हुआ नीला, इसका फ्लावर नीला नीला रंग का होगा। तो जो टोटल ही हिली एरिया है, टोटल को टोटल एकदम कवर्ड होकर के लगेगा, एकदम नीला नीला टाइप का है। बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो टूरिस्ट लोग मतलब सितंबर अक्टूबर महीना में, याद रखना है, सितंबर अक्टूबर महीना में यहाँ जाते रहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एनिमल है, एनिमल में क्या होता है। एनिमल में हम कैसे मालूम करेंगे ये रिप्रोडक्टिव फेज में है या वेजिटेटिव फेज में है या सेनेसेंट फेज में है। तो सिंपल है कि एनिमल में, जैसे एनिमल रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा तो एनिमल के मेल में और फीमेल में दोनों के बॉडी में कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आएंगे और कुछ इंटरनल चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस करवाता है जो गोनेट्स होते हैं। गोनेट्स एक्टिव होकर के, मैच्योर होकर के एक सेक्स हार्मोन एंड्रोजन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करवाएंगे। और वही दोनों जो सेक्स हार्मोन है, दोनों मेल में और फीमेल में, ये सेक्स हार्मोन लीड्स करता है चेंजेस को। तो जो फीमेल है, फीमेल में चेंज होगा, फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होगा। और रिप्रोडक्टिव साइकिल याद रखना है कि मैमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल दो टाइप के हैं, एक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक है ओएस्टर साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको कहेंगे? तो मेंस्ट्रुएशन का सिंपल मीनिंग होता है ब्लीडिंग। मतलब ये ऐसा एनिमल होगा जिसके रिप्रोडक्टिव साइकिल में ब्लीडिंग फेज होगी। एस्टर साइकिल में ब्लीडिंग फेज नहीं होता है, याद रखना है बच्चों। लेकिन याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये केवल होता है प्राइमेट एनिमल्स में। तो याद रखना है द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट एनिमल। जो प्राइमेट एनिमल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ प्राइमेट एनिमल, the reproductive cycle of primate animal is called menstrual cycle। यदि हम लोग menstrual cycle की बात करें तब प्राइमेट एनिमल में होगा क्या? तो जो प्राइमेट एनिमल है उसके यूट्रस और ओवरी दोनों में कुछ साइक्लिक चेंजेज आएंगे। याद रखना है बच्चों, यूट्रस और ओवरी दोनों में कुछ साइक्लिक चेंजेज आएंगे। हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यूट्रस और ओवरी में साइक्लिक चेंज आता क्या है। ये मान लेते हैं कि ये कोई फीमेल का यूट्रस है, ये उसका ओविडक्ट, और ये ओविडक्ट का लास्ट पार्ट हो गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी, और यहाँ पे है ओवरी। इधर भी सिमिलर ऐसा ही होगा, हम लोग एक ही से समझते हैं। ये हो गया ओवरी, ये है ओवरी, और ये है यूटेरस। ये जो यूट्रस है, यूट्रस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। यह 3 लेयर से मिलकर बना होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये जो येलो कलर का लेयर है इसको हम लोग बोले एंडोमेट्रियम। इधर से भी होगा एंडोमेट्रियम, इधर से भी है एंडोमेट्रियम। चलो बच्चों इधर ध्यान दो, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगा, एक फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, और फाइनली इससे ओवुलेशन होगा और एक सेकेंडरी oocyte या सिंपल बोलेंगे ओवम, अंडाणु का निर्माण होगा। ये अंडाणु को फिम्बरी कैच करके ले लिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद हुआ क्या कि जैसे ओवुलेशन हुआ होगा तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस अपना साइज, एंडोमेट्रियम अपना साइज बढ़ा लिया, एंडोमेट्रियम अपना साइज बढ़ा लिया है। यूट्रस को लगता है कि ये ओवुलेशन हुआ है, इधर से यदि स्पर्म जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे आकर के बेबी इम्प्लांट करेंगे। जो एम्ब्रियो बनेगा वो यहाँ पे आकर के इम्प्लांट करेगा। इसलिए ये अपने आप को क्या कर लिया है, स्पंजी बना लिया है, साइज बड़ा कर लिया। लेकिन हमेशा फर्टिलाइजेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एग निकला था, एग हो गया, एक का हो गया डेथ, मतलब एक हो गया डेड। अब एक डेड हो गया तो यूट्रस को मालूम चला कि एक तो डेड हो गया, अब तो फर्टिलाइजेशन होना नहीं है, अब तो कहीं पे इम्प्लांटेशन होना नहीं है। तो इम्प्लांटेशन नहीं होना है तो ये एक डेड होने के कारण यूट्रस के ये जो ओवुलेशन के साथ एक बनता है स्ट्रक्चर जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, और डीजेनरेट
करने के बाद बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल कमेगा। अब हार्मोन का लेवल कमेगा तो ये जो यूट्रस का वॉल थिक हुआ था, स्पंजी हुआ था, ये भी डेड हो गया, ये भी डेड हो गया। एक डेड हुआ, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट किया, और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है ये भी डेड हो गया। अब ये जो डेड एंडोमेट्रियम है, डेड एंडोमेट्रियम जैसे डेड होगा तो यूट्रस में फिर से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये डेड सेल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आएंगे। इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में। ओएस्टर साइकिल में सिमिलर इवेंट होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि ये जो डेड सेल हुआ, डेड सेल जो एंडोमेट्रियम का डेड सेल है, ये यूट्रेनिन कॉन्ट्रैक्शन से बाहर ना निकल करके अंदर में कुछ ऐसे फेगोसाइटिक सेल है जो इस डेड सेल को खा जाएंगे, मतलब उसमें डेड सेल का फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, उसको खा लिया जाएगा। याद रखना है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो हार्मोन का रोल है, एक बोले प्रोजेस्टेरोन, एक बोले एस्ट्रोजन, लेकिन एस्ट्रो साइकिल में केवल एस्ट्रोजन हार्मोन का ही रोल है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन, ड्यू टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से क्या हुआ कि ये जो एनिमल है जिसमें एस्ट्रो साइकिल चलता है उसमें आया हीट पीरियड अकर्स, इसमें आया हीट पीरियड। अब ये जो एनिमल है जिसमें एस्ट्रो साइकिल चलता है वो इसी हीट पीरियड में रिप्रोडक्शन कर सकता है। याद रखना है, ये होता है नॉन प्राइमेट एनिमल में, ये होता है नॉन प्राइमेट एनिमल में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो नॉन प्राइमेट एनिमल में होगा जैसे में मंकी, जैसे में बच्चों याद रखना है काऊ, गॉट, कैट, इटेसी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, ये जो एनिमल है, एनिमल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल आया ये साल में कितने बार आ रहा है, साल के किस मौसम में आ रहा है, इसके बेसिस पे एनिमल दो टाइप के हैं। एनिमल ब्रीडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल दो टाइप के हैं। ये जो ब्रीडिंग सेशन आया, रिप्रोडक्टिव साइकिल का सेशन है, इसके बेसिस पे एनिमल दो टाइप के हैं। एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, एक ऐसा एनिमल है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो लगातार कभी भी साल में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकती है। जबकि दूसरा कैटेगरी है सीजनल ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्या होगा कि ये कंटिन्यूअसली कभी भी पूरे वर्ष में कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकती है, लेकिन सीजनल ब्रीडर एक कोई खास मौसम पे डिपेंड होगी। यदि हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर के एग्जाम्पल की बात करें तो कंटिन्यूअस ब्रीडर का एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, इसके अलावा मंकी, काऊ, रैबिट, etc। जबकि जो सीजनल ब्रीडर कोई स्पेशल मौसम पे डिपेंड करेगा, सीजन पे। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है डॉग, कैट, लायन, डियर, etc। याद रखना है बच्चों कि सीजनल ब्रीडर जो होते हैं उसमें एस्ट्रो साइकिल आएगा, और एस्ट्रो साइकिल यदि साल में एक बार आ रहा है, जैसे में लायन, तो ये जो लायन होती है, लायन साल में एक बार ही कोई खास मौसम में ही अपने बेबी का निर्माण कर सकता है। यदि साल में एक बार एस्ट्रो साइकिल आए इसको बोलेंगे हम लोग मोनो एस्ट्रस एनिमल। साल में दो बार होगा तो बोलेंगे बाई एस्ट्रस एनिमल है। साल में मोर देन 3 होगा तो बोलेंगे पॉली एस्ट्रस एनिमल है।
चलते हैं बच्चे, देखते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।